हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। तो आप लोगों ने थंबनेल में तो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो चलो मैं बता देता हूँ कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीवी के पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को देरी ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे से। अगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन बताना है आपको, और मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि आपको मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा टाइम दूंगा ऑप्शन को पढ़कर, और आप वीडियो को पॉज करके उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग लिख लेते हो वो आप कभी नहीं भूलते हो, ठीक है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर लेना या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अपना पहला क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन था। मतलब जो गुप्त वंश था उनका संस्थापक कौन था। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर घटोत्कच, या फिर श्रीगुप्त, या फिर कुमारगुप्त। ये आपके चार ऑप्शन हैं, इनको आप सॉल्व करिए, आंसर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो चलिए मैं बताता हूँ कि जो गुप्त राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो गुप्त राजवंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त जी, ठीक है। इनका ये श्रीगुप्त थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। मतलब नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है। नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। तो ये है एक टेनिस, एक नौका दौड़, एक हॉकी और एक बैडमिंटन। ये चार आपके ऑप्शन हैं। इनको ऑप्शन को आप पढ़िए आराम से और वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। कि इसका आंसर है नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से, ठीक है। नौका दौड़ से। यह नौका दौड़ केरल में होती है। केरल में नौका दौड़ होती है, जो नाव की दौड़ होती है उसको नौका दौड़ कहा जाता है, ठीक है। केरल में जे नौका दौड़ होती है और नेहरू ट्रॉफी का संबंध इसी खेल से है, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें, आपको इसमें कंफ्यूजन लग रही होगी, एक नेहरू कप भी होता है। नेहरू कप, नेहरू कप आपने सुना होगा। नेहरू कप का संबंध किस खेल से है। तो नेहरू कप का संबंध है अपना फुटबॉल से, ठीक है। किससे है, फुटबॉल से। नेहरू कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य सरकार ने नौकरी की संभावनाओं को बढ़ा देने के लिए, मतलब नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना, ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। ये कौन सी राज्य सरकार ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है, इसको आपको बताना है। ये आपके पास ऑप्शन है कि उड़ीसा ने, या फिर केरल ने, या फिर आंध्र प्रदेश ने, या फिर कर्नाटक में। ये चार आपके ऑप्शन हैं, आपको कमेंट करके अपना आंसर बताना है, ठीक है। ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है केरल ने, केरल ने, ठीक है। अब आपको केरल के बारे में कुछ फैक्ट भी पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम को, यही पढ़ने का सही तरीका होता है। जो चीज़ आपको दिखे उसके बारे में पूरी जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो तो आपको कम से कम पता ही होनी चाहिए। तो केरल के बारे में बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो अभी वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है। और केरल की राजधानी तो आप सभी को पता ही होगी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, ठीक है। अब केरल में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, तो आप लोग केरल के नेशनल पार्क को कमेंट बॉक्स में बताना कि केरल में कौन से नेशनल पार्क हैं, ठीक है। इससे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। यही सही तरीका है आपको याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अपना चौथा क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है,
तो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप अपने ऑप्शन को देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखना चाहिए। ये आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये 4 आपके ऑप्शन है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो बताता हूँ मैं इसका आंसर। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश है कुचिपुड़ी राष्ट्रीय, मतलब आंध्र प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो कुचिपुड़ी है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करोगे? इसको याद करने की कुछ ट्रिक होगी, जैसे देखो आदि पूड़ी करके आप याद कर सकते हो। देखो आदि पूड़ी, आदि पूड़ी। ठीक है, आदि से क्या हो जाएगा? आदि से हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, और पूड़ी से अपना क्या हो जाएगा? पूड़ी से हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। ये तो याद करने की ट्रिक हो गई। और मैं बता देता हूँ कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। इससे आपको क्या सीख मिलती है कि ये जो क्वेश्चन आया है इससे आपको क्या सीखना चाहिए, ऐसा मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ये एक शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। ठीक है, इसमें शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, तो और राज्यों के भी तो शास्त्रीय नृत्य होंगे, उनको भी याद करने के लिए आपको अलग से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उनको भी याद करते चलें साथ में। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश का बताया। ठीक है, और आपको यह पता होना चाहिए भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कितने कितने राज्यों के हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग गूगल पर या फिर कहीं से भी सर्च कर सकते हो, और आप लोग जो एक बार लिख लेते हो उसको लिख जरूर लेना याद करके, क्योंकि आप अगर लिख लोगे तो उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है साइंस की तरफ से। इसमें साइंस और जीके दोनों मिक्स थे, तो मैंने जीके को कुछ क्वेश्चन करा दिया, अब कुछ क्वेश्चन साइंस के आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि किस ग्रह का सबसे अधिक चंद्रमा या फिर प्राकृतिक उपग्रह है? मतलब किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा या फिर प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपके पास ऑप्शन है कि शनि ग्रह, अरुण ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर नेपच्यून ग्रह। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज करिए, कुछ भी करिए, आंसर आपके कमेंट बॉक्स में मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। किसके? शनि ग्रह के। अब शनि ग्रह के बारे में कुछ जानकारी अपन हासिल करते हैं। चलो, शनि ग्रह जो मतलब जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ वलय मतलब वलय पड़ती है। वलय वाला ग्रह पूछा जाएगा अगर पेपर में, वलय किस ग्रह के ऊपर पड़ती है? तो वलय पड़ती है शनि ग्रह के ऊपर। ठीक है, शनि ग्रह के ऊपर वलय पड़ती है, और शनि ग्रह को क्या कहते हैं? पीला ग्रह भी कहते हैं, शनि ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में और कुछ भी है। ऑप्शन में है बृहस्पति। बृहस्पति की बात करें अपन, तो बृहस्पति में क्या है? बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो, मैं सौरमंडल के सभी ग्रह के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे सन है, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य आपको कुछ कुछ नहीं करना है, बस एक बार आप डायग्राम बना लो, उसके बाद आप लोगों को हमेशा याद हो जाएंगे कि किसके बाद कौन सा ग्रह है और क्या है। ठीक है, सूर्य के बाद कौन सा है? सूर्य के बाद है बुध। ठीक है, सूर्य के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, फिर बृहस्पति। ठीक है, फिर बृहस्पति के बाद क्या है? शनि है। बृहस्पति के बाद कौन सा है? शनि है। फिर इसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ठीक है, आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। सूर्य के बाद कौन सा है? सूर्य के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे गर्म ग्रह की बात अगर पूछी जाए तो सबसे गर्म ग्रह है अपना शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग, क्योंकि जो सूर्य के ज़्यादा पास होगा वही तो गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य के पास ज़्यादा तो बुध है, लेकिन गर्म कौन सा है? तो गर्म है शुक्र। ठीक है, और शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान ही शुक्र है। ठीक है, तो इसलिए शुक्र के बारे में तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में आपको पता ही होगा। मंगल और बृहस्पति के बारे में बता देता हूँ मैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह
पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होते हैं, तो क्षुद्र ग्रह आपको पता होने चाहिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, छोटी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश ... के कारण इंद्रधनुष का गठन होता है। मतलब जो छोटी बूंदें होती हैं वो किसके कारण, प्रकाश के किसके कारण इंद्रधनुष का गठन करती हैं। तो आपको ऑप्शन मिले हैं कि विक्षेपण के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवीकरण के कारण या फिर व्यतिकरण के कारण। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बताता हूँ कि क्या है इसमें। तो छोटी जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। ठीक है, इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। और आपको पता होना चाहिए इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। किस दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में। जैसे यहाँ पर सूर्य है, मान लो अगर अभी सूर्य है पूर्व में, ठीक है, तो हमेशा इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। ठीक है, पश्चिम में बनेगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग भेल का मुख्य श्वसन अंग होता है। मतलब भेल जो मछली होती है वो कहाँ से सांस लेती है। तो आपके पास ऑप्शन है इंटेगुमेंट, गलफड़ा, या फिर फेफड़े, या फिर वायुनली। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, इंटेगुमेंट, गलफड़ा, फेफड़े या फिर वायुनली। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बताओ। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है फेफड़े। जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली और एक डॉल्फिन, ये दो मछली ऐसी होती हैं जिनके पास गलफड़े नहीं होते हैं, और इनमें जैसे अपन सांस लेते हैं वैसे ही व्हेल मछली भी पानी के बाहर ही आकर सांस लेती हैं। ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती हैं। ठीक है, व्हेल मछली और एक डॉल्फिन मछली। ठीक है, इनके फेफड़ों में भी हवा भरती, जैसे अपन अपने फेफड़े फूलते हैं हवा की वजह से, वैसे ही उनके भी फेफड़े फूलते हैं। इनके पास गलफड़े नहीं होते। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। तो प्रकाश वर्ष की एक इकाई है, मतलब आपको मात्रक बताना है, किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि समय, वेग, दूरी और त्वरण। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है कि किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ कि किसका मात्रक क्या है। ठीक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, इसका आंसर तो है यह है। ठीक है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं और दूरी को मीटर में भी मापते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडोन क्या है। यह भी एक इजी क्वेश्चन है, मैं सब तरह के क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, जो आपका कोस्ट गार्ड का डीवी का प्रैक्टिस सेट है। जो आपका कोस्ट गार्ड का डीवी का एग्जाम होगा अभी, जो 25 सितंबर से चालू हो रहा है लगभग, मुझे जहाँ तक पता है 25 सितंबर से, तो उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपको बताना है कि रेडोन क्या है। रेडोन आपके पास ऑप्शन है कि रेडोन एक अक्रिय गैस है, एक कृत्रिम रेशा है, या फिर एक विस्फोटक पदार्थ है, या फिर एक धातु है। ये चार आपके पास ऑप्शन है, इनको आपको बताना है कि रेडोन इनमें से क्या है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि रेडोन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, रेडोन एक अक्रिय गैस है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और आप लोग पूरी वीडियो को नहीं देखते और ऐसे ही चले जाते। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना कम होता है। कम तो होता है, अब कितना कम होता है, 8 गुना कम होता है कि 4 गुना कम होता है कि 6 गुना कम होता है कि 10 गुना कम होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कितना कम होता है। तो आप लोग पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं कि इसका आंसर है कि 6 गुना कम होता है। मतलब जैसे आपका वजन है
पृथ्वी पर 60 किलो। आप लोग मान सकते हो कि आपका पृथ्वी पर 60 किलो वजन है, ठीक है। इसका 6 गुना कम कर दो, मतलब 6 से डिवाइड कर दो इसको। वही अपना जो आंसर आएगा वो आपका वजन चंद्रमा पर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 10 किलो, 10 किलोग्राम, ठीक है। मतलब आपका वजन चंद्रमा पर 10 किलो रह जाएगा। अगर आप यहाँ पर 60 किलो के हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 गुना कम। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर 10, इसका आंसर है, मतलब 10 में 6 का गुणा कर देंगे अपन तो 60 हो जाएगा, मतलब 6 गुना कम है। चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा पृथ्वी का है, और 6 गुना, 1/6 गुना कम, देखो, मतलब 6 गुना कम है चंद्रमा से, ठीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? ये आपका क्वेश्चन है कि इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। तो रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, या फिर एडवर्ड जेनर, या फिर लैंड स्टीनर। ये आपके पास ऑप्शन है, कुछ आपको अपना आंसर बताना है। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया हुआ। इजी क्वेश्चन है कि इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने एक और चीज़ की खोज की थी, उन्हें इसका भी जनक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज, चेचक चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। आप याद कर सकते हो, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेट में रासायनिक परिवर्तन होते हैं? तो आपको बताना है कि किस सेट में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। खाना पकाना, पानी उबालना, या फिर पानी में चीनी घुलना। ये एक ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक है। दूसरा है कि लोहे में जंग लगना, कागज की जलन, और भोजन का पाचन। दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि पानी का उबलना, कांच का टूटना, और लोहे में जंग लगना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपके पास है पानी में नमक का घोल, भोजन का पाचन, और कागज का कतरन। ये चार आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, कागज का जलना भी एक रासायनिक क्रिया है, और भोजन का पाचन भी एक रासायनिक क्रिया। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पानी का उबलना रासायनिक क्रिया नहीं है, ठीक है। कांच का टूटना, इसमें रासायनिक क्रिया नहीं है। और लोहे का जंग लगना ये रासायनिक क्रिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं कि जिसमें नहीं है, ठीक है। आपको पूरा बताना है कि किस ऑप्शन में, जिसमें तीनों में रासायनिक क्रिया हो रही है, वो आपको ऑप्शन बताना था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का रक्त, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो आपको इजी क्वेश्चन है, ये बता देना चाहिए आप कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। ब्लड बैंक किसे कहते हैं मानव शरीर का? प्लीहा, हृदय, यकृत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा इसका सही आंसर है। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो अब हृदय, आप हृदय के बारे में पूछोगे कि हृदय क्या काम करता है। तो हृदय आपके रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या काम करता है? हृदय आपके रक्त को पंप करने का, ठीक है, पंप करने का काम करता है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंग धागे की गति जब खींची और छोड़ी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कौन सी गति होती है कि क्या होता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि वृत्तीय गति होती है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रदोलनात्मक गति होती है। और तीसरा ऑप्शन है घूर्णी गति होती है। या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास रैखिक गति होती है। तो आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक, आप मान लो एक धागा है, ठीक है। आपने इसको कहीं टाइट बांधा है दोनों तरफ से, ठीक है। आप जब इसको ऐसे करके खींचोगे, यहाँ से आप जब खींचोगे इसको, तो ये क्या होगा, एकदम झटका सा लगेगा और ऊपर जाएगा पहले, ठीक है। तो ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा थोड़ा, क्योंकि ठीक है ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, ऊपर जो झटका लगा था वो थोड़ा उसके नीचे आएगा। तो ऐसे, मतलब ऐसा होकर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा, मतलब वापस से ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? ऐसी गति क्या वृत्तीय गति कहते हैं? तो वृत्तीय गति नहीं हो सकती, क्योंकि ये गोल आकार तो घूमा नहीं है, वृत्त के आकार में तो घूमा नहीं है। और घूर्णी गति कहते हैं क्या? यह ऐसे घूमा है, मतलब
आपको मैं 3D बता नहीं सकता हूँ। क्या ऐसे ऐसे घुमा है, ये नहीं घुमा है ना, और रैखिक गति भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन क्या बचता है अपने पास, प्रदोलनात्मक गति। प्रदोलन मतलब दोलन तो आपने देखा होगा, जो घड़ी होती है घंटे वाली बड़ी, तो उनमें ऐसे करके घंटा जो लगा रहता है, तो ऐसे मतलब इधर जाता है पहले, फिर इधर जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी जाएगा और इधर आ जाएगा, और फिर अपनी वापस सामान्य गति पर आ जाता है। तो वैसे ही इसमें भी हो रहा है प्रदोलनात्मक गति में, ठीक है। अपना लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का गुण नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा गुण अम्लों का नहीं है। खट्टा स्वाद होना, या फिर लाल लिटमस का नीला करना, हाइड्रोजन आयनों की उपज, या फिर प्रोटॉन दाता होना। तो ये आपके पास ऑप्शन है कुछ, तो आपको इसको बताना है। चलिए, आप लोगों ने बता दिया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है कि लाल लिटमस को नीला करना, ये अम्लों का गुण नहीं होता है, ठीक है। अम्लों में यह गुण नहीं होता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसमें यही पूछा गया है कि अम्लों का गुण नहीं है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। खट्टा खट्टा स्वाद होना, ये अम्लों का गुण है, ठीक है। अम्ल तो जाने ही इसीलिए जाते हैं, जो चीज़ खट्टी होती है उसमें अम्ल जरूर होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अपना आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अम्ल तो होंगे तभी तो खट्टा स्वाद होगा। हाइड्रोजन आयनों की उपज, ये इनमें भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो। और आपका ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया लाल लिटमस को नीला करना, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। और हाँ, अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए, वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ग्लोरी द एयरफोर्स टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी दिया गया है। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन से खुल रहा है तो ग्लोरी द एयरफोर्स आप लोग सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे, ग्लोरी द एयरफोर्स। और हाँ, अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए अगर आपको एयरफोर्स के, या फिर किसी भी एयरफोर्स के फेज़ 2 के, जैसे एसआरटी होता है उसमें, तो एसआरटी के ऊपर मैंने प्रैक्टिस सेट की वीडियोस बनाई हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और कोस्ट गार्ड की मैं डेली प्रैक्टिस सेट वीडियो डाल ही रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।